नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट महायुद्ध की उस घंटी की जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री इस युद्ध में हो गई है। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी दौरे पर पोलैंड पहुंचे, ठीक उसी वक्त किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। तो क्या युद्ध काल में पुतिन के इशारे पर किम जोंग ने परमाणु मिसाइल दागी? क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास युद्ध के मैदान में सीधे कूदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? क्या अगले कुछ घंटों में बाइडेन महायुद्ध का ऑर्डर दे सकते हैं? रूस से आई परमाणु धमकी और नॉर्थ कोरिया में हुए परमाणु मिसाइल के परीक्षण ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया। अचानक हुई किम जोंग उन की एंट्री ने यूक्रेन बनाम रूस के युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए बहुत भारी है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन की युद्ध भूमि पर अमेरिका की बारूदी शक्ति का कहर रूसी सेना पर टूट सकता है। दुनिया के तमाम मशहूर न्यूज एजेंसियों की हेडलाइन यही है कि अगले 24 घंटे में बाइडेन बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या यूक्रेन पर बाइडेन का फैसला इतना बड़ा होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? दरअसल दावा यही है कि नाटो की इमरजेंसी मीटिंग के बाद पोलैंड पहुंचे बाइडेन का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा, यूक्रेन में अमेरिकी सेना के बारूदी हमले का स्विच ऑन हो जाएगा। इन आशंकाओं के पीछे एक मजबूत आधार भी नजर आ रहा है। अमेरिका के परमाणु पनडुब्बी रेडी है। अमेरिका के लड़ाकू विमान आसमान में। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतरे अमेरिकी सैनिक। ये 4 तस्वीरें अगले कुछ घंटे में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। ऐसा क्यों? इसे आप जो बाइडेन की रूस के खिलाफ सीधी चेतावनी से समझ सकते हैं। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. बाइडेन ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि पुतिन को करारा जवाब मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन की वार्निंग की टाइमिंग और लोकेशन का संदेश बहुत गहरा है। लेकिन बाइडेन ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने एक टीम का गठन किया है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करता रशिया, तो हमारा वेस्ट का, नेटो का और अमेरिका का क्या रुख रहेगा, उसके बारे में हर प्रकार का एक किस्म से रणनीति बनाएगा। लेकिन रणनीति क्या होगी, इसका किसी प्रकार से जिक्र नहीं किया, और न ही इसका जिक्र करना जो है एडवांस में फायदेमंद होगा, क्योंकि रशिया को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि अगर उसने इस माफी का युद्ध किया तो इट कुड बी अ सुसाइडल थिंग फॉर यूक्रेन, इट कुड बी कैटास्ट्रोफी फॉर यूरोप, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। पुतिन बनाम बाइडेन की सीधी जंग से पहले ही युद्ध भूमि में तीसरे प्लेयर की एंट्री से पूरा खेल बदल गया। यानी अब अमेरिका के पास काउंटर अटैक के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। इसे आप यूं समझिए कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दरअसल पुतिन पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। किम जोंग ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग की परमाणु मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका है। पुतिन और किम जोंग का दोस्ताना बहुत पुराना है। किम जोंग और अमेरिका की अदावत बहुत पुरानी है। अमेरिका पर किम जोंग और पुतिन का डबल खतरा। मतलब यही है कि यूक्रेन की युद्ध भूमि से शुरू हुआ खतरा अब यूरोप के साथ साथ अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन और किम जोंग की जोड़ी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही बाइडेन को हार्ड डिसीजन लेना होगा। ऐसा क्यों, इसकी वजह सुनिए।
नंबर 1, रूस ने अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज किया। नंबर 2, जवाब नहीं दिया तो अमेरिकी साख पर बट्टा लगेगा। नंबर 3, अफगानिस्तान में हुई बेइज्जती का जवाब देना होगा। नंबर 4, पुतिन के प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फेल करना होगा। नंबर 5, किम जोंग की परमाणु मिसाइल का दम निकालना। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के 1 महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड पहुंच चुके हैं। अब इसे बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन शरणार्थी संकट पर बाइडेन का ये पोलैंड दौरा है। वो पहुंच रहे हैं, लेकिन पोलैंड ठीक यूक्रेन से सरहद उसकी मिलती है, पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में पोलैंड पहुंचना जो बाइडेन का सांकेतिक रूप से बहुत मायने रखता है। अमेरिकी सैनिकों से भी वहां मिले हैं जो बाइडेन। नेटो मुल्क है और वहां पर जो बाइडेन का पहुंचना, खबर ये आ रही है कि वहां वो सैनिकों से मिले हैं, अमेरिकी सैनिकों से मिल रहे हैं जिनके साथ वहां पर बेस तैयार किया हुआ है अमेरिकी सैनिकों ने। उनसे मिलने पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इससे पहले नेटो की बैठक में वो ब्रसेल्स में थे और उसके बाद आज पोलैंड का उनका दौरा था और पोलैंड को ही लेकर, क्योंकि सरहद यूक्रेन से मिलता हुआ है और यहां पर अमेरिकी सेना का एक पूरा बेस है जिसमें आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के साथ जो बाइडेन पोलैंड में दिखाई दे रहे हैं। ये वो अमेरिकी सैनिक हैं जो पोलैंड पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक अमेरिकी सैनिकों का बेस बना हुआ है और जो बाइडेन का सांकेतिक रूप से ये पोलैंड दौरा बहुत बड़े संकेत देता हुआ इस पूरी जंग में। सैनिकों के साथ खाने पीने का लुत्फ उठाते हुए आपको दिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका लगातार रूस के हर कदम की भत्सना करता रहा है। उसका कहना है कि आपराधिक तरीके से ये विश्व युद्ध या फिर कह लीजिए युद्ध थोपा गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। हालांकि नेटो मुल्कों के तौर पर युद्ध में किसी भी तरीके से शामिल होने को अमेरिका तैयार नहीं है। जो बाइडेन ने साफ कहा है, ना हम अपनी सेना को यूक्रेन में भेजेंगे, कोई पीस कीपिंग फोर्स हम वहां नहीं भेजेंगे, नो फ्लाइंग जोन हम यूक्रेन को नहीं घोषित करेंगे। ये दोनों ही मांगे थी जेलेंस्की की, यूक्रेनी राष्ट्रपति की। इन दोनों पर वो राजी नहीं हुए, लेकिन जो बाइडेन अपनी तरफ से नेटो मुल्कों की तरफ से साफ कहते हुए कि रूस को ये और देखिए, कहा जाता है कि स्टेपल फूड एक तरह से अमेरिका का है, इस तरह के पिज्जा, और वही खाते हुए सैनिकों के साथ वो देख रहे हैं इस वक्त आपको पोलैंड। और इधर समंदर में अमेरिकी नौसेना की जो स्थिति है, परमाणु पनडुब्बियों ने मोर्चा संभाल लिया है। आसमान में अमेरिका के लड़ाकू विमान पलटवार के लिए तैयार हैं। जमीन पर अमेरिकी सेना के यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है। यानी आर पार की लड़ाई में पुतिन की सेना को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में युद्ध भूमि में क्या होगा, क्या तस्वीर बन सकती है, जंग किस हद तक जा सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस वक्त बाइडेन पोलैंड में खड़े होकर रूस की आंखों में आंखें डालकर ललकार रहे थे, ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया की नजरें बाइडेन पर टिकी हुई थी। जेलेंस्की को इंतजार है बाइडेन के बड़े और कड़े फैसले का। Що ви цінуєте, але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає. Чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі, мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Дякую вам. Слава. तो वहीं यूरोप को इंतजार है बाइडेन की ऑर्डर का, नाटो को इंतजार है बाइडेन के बारूदी प्लान का। Russia must stop its nuclear saber rattling. This is dangerous and it is irresponsible. NATO is there to protect and defend all allies, and we convey a very clear message to Russia that the nuclear war
cannot be won and should never be fought. We call on Belarus to stop doing exactly that and not be used by Russia to conduct this brutal war against neighbor Ukraine. 3 दशकों बाद युद्ध काल के दौरान यूक्रेन ऑर्डर पर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी के मायने बहुत बड़े हैं। 2 बातें हैं। एक तो इन देशों को छोटे छोटे जो यूरोपियन यूनियन में थे, पुराने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं जो कि आज नेटो का हिस्सा है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो हंगरी है, चाहे रोमानिया है या स्लोवाकिया है, उनको एक प्रकार से विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास हम मिसाइल लगाएंगे, ट्रक भेजेंगे। और दूसरा कहीं ना कहीं रूस को ये संदेश देना है कि अगर आपने गलती की यूक्रेन के बाद, अगर इन जो पुरानी ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी इसी के अंदर आने का अगर आपने कोई भी गलती की तो इसका बहुत डट के मुकाबला करेंगे नेटो कंट्रीज, और सारी कंट्रीज आपके ऊपर हमला कर देंगी। अगर बाइडेन ने पुतिन को आखिरी चेतावनी दी है, लेकिन उसके लिए हमले का होमवर्क भी कर चुके हैं, यानी उधर रूस के बारूदी इरादों का घरौंदा चकनाचूर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हर हालत में इससे निपटने की तैयारी कर चुका है। अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो भी जवाबी कार्रवाई होगी, जिसका जिम्मा बाइडेन की टाइगर टीम संभाल रही है। दरअसल टाइगर टीम अमेरिका की एक इमरजेंसी एक्शन फोर्स है जिसका गठन 28 फरवरी को किया गया था। जानकार बताते हैं कि अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटजी टाइगर टीम ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर है। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में यह टीम माहिर है। यूक्रेन महासंकट पर नजर बनाए रखने और उससे निपटने पर चर्चा करने के लिए टीम के मेंबर हर हफ्ते 3 बार बैठक कर रहे हैं। अमेरिका ने किसी भी हालात में निपटने की रणनीति बनाई है, जिसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसा इतिहास दोहरा सकता है। बाइडेन के प्लान ए और प्लान बी का ब्लूप्रिंट तैयार है। बाइडेन का प्लान ए यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना, यूएन पीस फोर्स को यूक्रेन भेजना, रूस को दुनिया से अलग थलग करना, पुतिन के मुल्क को कंगाल बनाना, जंग को लंबे वक्त तक खींचना। वहीं बाइडेन का प्लान बी भी सॉलिड है, यूक्रेन को परमाणु कवच देना, जंग के मैदान में सीधे उतरना, जल, थल और वायु से हमला करना, एटमी हमले से पीछे नहीं हटना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी यूरोपियन यूनियन के दायरे पर हैं और वहां पे उन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है रशिया के खिलाफ। अभी लोग को ये लग रहा है कि रशिया केमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन में जिस स्पीड से वो ऑपरेशंस को कंडक्ट करना चाहते थे, जिस स्पीड से वो अंजाम तक लाना चाहते थे, वो अब तक वो उसमें नाकामयाब रहे हैं, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। और इन चीजों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर और G20 नेशन से भी अभी रशिया को निकालने की बात हो रही है। बाइडेन का प्लान ए हो या प्लान बी, वक्त आने पर बाइडेन के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना फुल एक्शन में दिखाई देगी। लेकिन बारूदी एक्शन से पहले बाइडेन यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। यानी जैसे ही यूक्रेन के बारूदी दलदल से लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचेंगे, बाइडेन की सेना पुतिन एंड कंपनी के फुल एंड फाइनल हिसाब किताब में जुट जाएगी। वॉर्सा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कीव से जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या हालात हैं आज 1 महीने के बाद, वो भी बताएं, और साथ ही पोलैंड पहुंचना जो बाइडेन का, इसे किस तरह से देखा जाए? जो बाइडेन की पोलैंड विजिट है वो काफी सिंबॉलिक तौर पे है। वो एक आश्वासन देना चाहते हैं यूक्रेनियन लोगों को कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनका लुक आफ्टर किया जाएगा, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और जो पोलैंड है जिसके ऊपर ये इतना बड़ा बोझ आया है, लगभग अभी 25 लाख रेफ्यूजीज वहां पहुंच चुके हैं यूक्रेन से, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो बाइडेन ये भी एक हौसला बढ़ाना चाहते हैं पोलैंड का कि आपको प्रॉपर मदद दी जाएगी, फाइनेंशियल आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि इन जो रेफ्यूजी बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है वो अकेले आप ना सहें, वो सब मिल बांट के लेंगे और आपको इसके बारे में पूरी जो है फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। दूसरा पोलैंड का एक बड़ा कंसर्न था उसकी खुद की सिक्योरिटी। मेरे ख्याल से उस विषय में बात होगी इनके बीच में। शायद नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए जाएंगे, शायद जो प्रेजेंस है अमेरिकन ट्रूप्स की वहां बढ़ाई जाएगी। इसके बारे में लेकिन फर्म डिटेल्स अब तक नहीं आए हैं, पर ऐसी बातचीत हुई होगी, ऐसा लगता है।
अंजना। धन्यवाद आपका राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। राजेश समझा रहे हैं कि किस तरह से सांकेतिक रूप से पोलैंड दौरे को जो बाइडेन के देखा जा सकता है। वो ये ढाढ़स, ये हिम्मत यूक्रेन के लोगों में जताना चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ है। हालांकि युद्ध में वो अमेरिका खुद मदद नहीं कर रहा, लेकिन अन्य जो तमाम सहायता है वो करने की कोशिश इस वक्त अमेरिका की तरफ से की जा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वर्ल्ड वॉर के खतरे की घंटी बज रही है और इस बीच आज तक की जंग की सबसे सटीक और संतुलित जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत पोलैंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज रिफ्यूजी कैंप से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, कैसे यूक्रेन से पलायन करके पोलैंड में शरणार्थी कैंपों में लोग रह रहे हैं। गीता मोहन रूस की राजधानी मॉस्को से यूक्रेन के डॉनबास इलाके की तरफ बढ़ रही हैं और रास्ते से जंग से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। यूक्रेन के शहरों में बरसे रूसी मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन के नागरिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के ज्यादातर लोग पोलैंड में पनाह ले रहे हैं। आज हम पोलैंड के वॉर्सा में उस रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचे जहां यूक्रेन के लोग पनाह ले रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद कर रहे वॉलंटियर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और हमारे साथ परितोष है। परितोष यहाँ पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें और लोग काफ़ी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। आज तक युद्ध की एक एक खबर, युद्ध से जुड़ी बेहद सटीक और संतुलित जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत पोलैंड में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोलैंड के दौरे पर हैं। क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटा देश है, ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पोलैंड में क्या रणनीति चल रही है, गौरव सावंत उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। पोलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पोलैंड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पोलैंड ने 45 रूस के जो राजनयिक हैं और उनके परिवार हैं उनको निकाल दिया है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर स्पाइंग कर रहे थे, गुप्तचर बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड ने जो रूस का दूतावास है उसके फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर लिए हैं और इससे रूस बहुत नाराज है। और तीसरी बात, पोलैंड न केवल शरणार्थियों की मदद कर रहा है बल्कि कहा यह जा रहा है कि पोलैंड अब अमेरिका से मांग ये कर रहा है कि यहां पर एक बड़ी अमेरिकी टुकड़ी को निरंतर तैनात किया जाए ताकि जो यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है और वहां रूस का अगर वर्चस्व हुआ तो पोलैंड पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए पोलैंड अब मिलिट्री मेजर्स अपनी सुरक्षा के लिए न केवल ले रहा है बल्कि मांग भी कर रहा है। आज तक के जाबाज रिपोर्टर गौरव सावंत यूक्रेन की राजधानी कीव की कवरेज के बाद पोलैंड में हैं। तो गीता मोहन ने रूस की राजधानी मॉस्को के हालात आप तक पहुंचाए। इंटरनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो काफी मजबूत है। लेकिन गीता मोहन यूक्रेन के डोनबास के हालात जानने के लिए निकल पड़ी हैं, क्योंकि यूक्रेन के डोनबास में रूस का कब्जा हो चुका है। इस सफर के दौरान उन्होंने रोस्तोव से ये रिपोर्ट भेजी है। सत्या, हम यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर टाउन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? हम वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। बॉर्डर पार करके डोनेस्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जाकर आपको असली नजरिया दिखाई देगा एक कॉन्फ्लिक्ट का। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग एक रियल वार जोन पे जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वार हो रहा है। तो लेट्स होप सो सब कुछ बेहतर हो जाए, जो सबके लिए अच्छा है। बट कोशिश यही है जो हम वार जोन को कवर करेंगे तो हम थोड़ा सेफ रहे, लेकिन एक असल पिक्चर जो है वो भी दिखा पाए। मॉस्को में हालात बेहद सामान्य हैं, लेकिन डोनबास का सच भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे रूस की सेना डोनबास क्षेत्र से यूक्रेन के बाकी इलाकों की तरफ बढ़ी और युद्ध शुरू हुआ। रोस्तोव से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, पोलैंड आज तक। और सीधे आपको पोलैंड लिए चलते हैं, जहां से गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं।
वॉर की कवरेज लगातार कर रहे हैं। गौरव, जो बाइडेन का यहां पर आपकी पूरी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई शरणार्थी कैंप की, क्या मुश्किलें वहां पर आ रही हैं और सांकेतिक रूप से पोलैंड पहुंच रहे हैं जो बाइडेन, क्योंकि युद्ध में वो शामिल नहीं हो रहे, लेकिन यूक्रेन के लोगों को कह रहे हैं कि हम हैं। और इससे खासी निराशा है अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा कि सांकेतिक रूप से यहां पहुंच रहे हैं और इसका संकेत बहुत अच्छा नहीं है यूक्रेन के लोगों के लिए, क्योंकि जब वो आ भी रहे हैं यहां पर तो अगले 2 घंटे में यूक्रेन के करीब 20 लाख लोग, 20 लाख से ज्यादा लोग जो यहां पर हैं, उनमें से हजारों जुटेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए ताकि यूक्रेन को विमानों से, रूस के विमानों से बचाया जा सके। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि एक पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में भेजी जाए ताकि लोगों की जान की बचाई जा सके। लेकिन ये दोनों ही मांगे नहीं मानेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वो सीधे तौर पर न केवल अमेरिका बल्कि पूरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी 30 देश नहीं लड़ना चाहते रूस से सीधा, और इसकी वजह से राष्ट्रपति डूडा, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, वो खासा चिंतित है। अपनी तरफ से उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं, यहां तक कि यहां की एम्बेसी में 45 राजनयिकों को वापस भेजना, उनके बैंक अकाउंट सील कर देना, कड़े कदम उठाना, वो तो सब कर रहे हैं। लेकिन पोलैंड की सुरक्षा कैसे होगी? वो चाहते हैं कि अमेरिकन पैट्रियट मिसाइलें यहां तैनात की जाए, वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स यहां पर तैनात की जाए। जो 82nd एयरबोर्न के सिपाहियों से इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, वो काफी नहीं है। वो चाहते हैं कि कम से कम नहीं तो 10 से 15 हजार अमेरिकी सिपाही इस क्षेत्र में तैनात हो, ताकि न केवल पोलैंड बल्कि लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी, रोमानिया, इन सब देशों की रक्षा की जा सके। वरना आज यूक्रेन, कल पोलैंड, परसों लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, राष्ट्रपति पुतिन की नजर यूक्रेन के मुताबिक और पोलैंड के मुताबिक इन सब देशों पर रहेगी। अंजना, बिल्कुल। और गौरव, अगर यूक्रेन से बाहर कुछ भी करने की सोचते हैं पुतिन, तो फर्स्ट लाइन पोलैंड पर ही सबसे पहले खतरा दिखता है साफ। अब एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आज जो बाइडेन अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं उनके साथ, एक तरह से वो एक संकेत दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरों से बाहर या उससे ज्यादा अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है नहीं। हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन जिस तरह के हथियार इस समय चाहिए पोलैंड को और यूक्रेन को, उतनी बड़ी संख्या में हथियार मिल नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति अगर ज़ेलेंस्की की बात करें तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स की मांग कर रहे हैं, एक तरह से ब्लैंक चेक मांग रहे हैं। क्या उन्हें वो ब्लैंक चेक मिलेगा? अभी इंग्लैंड ने कहा है कि वो एनलॉ मिसाइलें, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो लगभग 7000 अगले कुछ दिनों में पहुंचाएंगे। $800 मिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका भी दे रहा है, लेकिन जो बड़े हथियार यानी लड़ाकू विमान, मिग-29 लड़ाकू विमान, वो कोई नहीं दे रहा है। S-300 मिसाइल शील्ड, वो कोई नहीं दे रहा है। तो रूस जैसी बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए क्या केवल ये छोटे हथियार काफी होंगे? कौन वो हिम्मत दिखाएगा कि S-300 मिसाइल शील्ड और मिग-29 लड़ाकू विमान दिए जाए यूक्रेन को? वो पोलैंड भी इस समय सीधे तौर पर देने को तैयार नहीं है और नेटो के देश भी तैयार नहीं है, और इसीलिए पोलैंड में भी निराशा है और यूक्रेन में भी निराशा है। पोलैंड में भी और यूक्रेन दोनों ही जगहों में निराशा, जिसका जिक्र गौरव सावंत कर रहे हैं। धन्यवाद आपका गौरव इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन तस्वीर साफ है, नेटो मुल्क हथियार दे रहे हैं, इमोशनली भी आप कहें सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेन और पोलैंड में इसी को लेकर चिंता। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर अमेरिका का बयान आया है। हमने यहीं से रिपोर्ट की आज शुरुआत की थी, क्योंकि जब जो बाइडेन पोलैंड पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ मिसाइल का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। अमेरिका पर उत्तर कोरिया का पलटवार। अमेरिकी खतरे के चलते परमाणु मिसाइल की टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जंग अन्य देशों में किस तरह से फैल रही है, और खास तौर पर जिन देशों में सनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनकी वजह से ये खतरा सचमुच का लगता है। बहरहाल 3 मिनट 44 सेकंड के एक वीडियो को नेटो मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष बार बार देख रहे हैं। उसी वीडियो ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आज दुनिया भर में उसी वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। वो वीडियो नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग का है। वही किम जोंग जिसने परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद अब परमाणु बॉम्ब के परीक्षण का ऐलान कर दिया है। किम जोंग के ऐलान की टाइमिंग को डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं।
कुछ यूं फिल्मी अंदाज में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री हुई। कैमरा ऑन था और किम जोंग का एक्शन शुरू हुआ। आगे किम जोंग और पीछे विनाशक मिसाइल। किम जोंग ने घड़ी देखी, सिर से इशारा किया, बस फिर क्या था, अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो गया। इस बार जिस मिसाइल को बनाने का दावा सन की तानाशाह ने किया, उस दावे ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल नॉर्थ कोरिया के हाथ ऐसी मिसाइल लग चुकी है जिसकी मदद से अब सन की किम जोंग अमेरिका तक हमला कर सकता है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपनी सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी और सबसे लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये टेस्ट ऐसे समय किया है जब यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। 30 दिन युद्ध के हो गए हैं और नेटो के पूरे 30 देश जो है एकजुट होकर रशिया के खिलाफ हो चुके हैं और यूक्रेन के सपोर्ट में है। नॉर्थ कोरिया और चाइना ही केवल 2 देश हैं जो हर प्रकार से रशिया का सपोर्ट दे रहे हैं और एक किस्म से ये नॉर्थ कोरिया का मैसेज है बाइडेन को और अमेरिका को कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि नई मिसाइल अमेरिका तक तबाही मचा सकती है, जिसका नाम हॉनसोंग 17 है। परीक्षण की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। क्या पुतिन के इशारे पर किम ने मिसाइल का परीक्षण किया? क्या किम जोंग के बहाने पुतिन ने अमेरिका की घेराबंदी की? क्या अमेरिका पर दबाव बनाने का दाव पुतिन ने चला है? क्या रूस बनाम अमेरिका से पहले बाइडेन बनाम किम जोंग होगा? यूक्रेन में जिस तरह रूस घिरा हुआ है, अमेरिका समेत नाटो ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाया है, इसे देखते हुए माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका को रास्ते से हटाने के लिए ट्रम्प कार्ड चला है, यानी युद्ध का एक और मोर्चा खोल दिया है। वही मोर्चा जिसकी कमान किम जोंग ने संभाल रखी है। दरअसल साल 2011 में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली और तभी से सन की तानाशाह अमेरिका तक एटम बम गिराने वाली मिसाइल बनाने की तैयारी में रात दिन जुटा हुआ था। किम जोंग की हसरत पूरी हो गई। नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार से लैस ICBM का मतलब है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की न्यूनतम मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर होती है, जबकि कुछ 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी किम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से 11,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क तक मार कर सकती है, तो 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन और 9,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया भी किम की बारूदी सनक की पहुंच में आ गया। और तो और 13,000 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर में अमेरिका की नौसेना का ठिकाना किम की जद में है। तो वहीं 3,430 किलोमीटर दूर गुआम के एयर बेस तक तानाशाह एटम बम गिरा सकता है। अमेरिका के लिए किम जोंग ने खतरे की घंटी बजा दी। इशारे इशारे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि अमेरिका के विरोध और UN के प्रतिबंध के बावजूद किम जोंग ने मिसाइलों का टेस्ट किया है। मतलब यही है कि पुतिन से यारी निभाने के लिए किम जोंग ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सामने जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन एक जंग पर्दे के पीछे भी चल रही है और वो है पुतिन बनाम बाइडेन की जंग। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो देशों के साथ बैठकें करके रूस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति दो टूक शब्दों में कह चुके हैं बाइडेन के आने से रूस और अमेरिकी रिश्तों में खाई चौड़ी हो गई है।
अब अगर ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो आपको दिखाते हैं रूस और अमेरिका में कौन कितना ताकतवर है। जी हां, रूस के पास 5,977 जैसा कि आप देख रहे हैं परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार है। रूस के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 4,173 है, जबकि अमेरिका के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 13,247 है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास 772 है, जबकि अमेरिका के पास 1,957 एयरक्राफ्ट है। रूस के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 544 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जबकि अमेरिका के पास देखिए अटैक हेलीकॉप्टर्स 910 हैं। रूस के पास जंगी टैंकों की संख्या 12,420, अमेरिका के पास जंगी टैंक 6,612 है। बख्तरबंद व्हीकल्स की बात करते हैं, रूस के पास 30,122 है, जबकि अमेरिका के पास बख्तरबंद देखिए तो 45,000 से भी ऊपर 45,193 है। और समंदर से वार करने वाली पनडुब्बियों की बात करें तो रूस के पास 70 है, जबकि अमेरिका के पास 68 है। तो ये फर्क आप देख रहे हैं, ज्यादातर पलड़ा इन्हीं का अमेरिका का ही भारी दिखता है। लेकिन ये देखिए, अब आप आर्टिलरी की बात करें तो मामला पूरी तरह से पलट जाता है। रूस के पास 7,571, वहीं अमेरिका के पास 1,339। यानी अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की टक्कर तगड़ी है। दुनिया के नक्शे पर यही दोनों मुल्क हथियारों के मामले में टॉप पर माने जाते हैं। और यही अब लड़ाई यूक्रेन के साथ बाइडेन बनाम पुतिन की भी हो गई है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन में हमले कर रहे हैं और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी लगातार दे रहे हैं, ऐसे में बाइडेन की अगुवाई में नेटो देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और ब्रसल्स में पुतिन के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ तो वर्ल्ड वॉर की तैयारी से कम नहीं लगता। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 24 फरवरी रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी और 30 दिन में अब यह जंग परमाणु हथियार और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चली है। अभी तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो चिल्ला रहे थे और रूस से लड़ने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से हथियार और गोला बारूद मांग रहे थे। लेकिन पुतिन ने ये कहकर अमेरिका और नाटो देशों का पारा चढ़ा दिया कि अगर कोई भी नाटो देश यूक्रेन युद्ध में कूदा तो अंजाम इतना न सिर्फ भयावह होगा कि इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके बाद पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट करने की बात कहकर जंग का पूरा सीन ही बदल दिया और अब युद्ध के 1 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए और नाटो देशों की अगुवाई कर रहे हैं। अब पुतिन को घेरने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने मंथन किया। पुतिन पर नाटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपीय यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं। नाटो का मकसद है रूस की सैन्य घेराबंदी, G7 देशों का मकसद है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाना और यूरोपीय यूनियन के 27 देश रूस पर कूटनीति हमले करना चाहते हैं। लेकिन नाटो देशों ने जिस तरह से रूस के खिलाफ प्लान तैयार किया है वो वर्ल्ड वॉर की बड़ी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि सबसे पहले तो नाटो देशों ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन की सप्लाई करने जा रहे हैं ताकि यूक्रेन जंग में रूस से तगड़ा मुकाबला कर सके। जल, थल और वायु में जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू। समंदर में युद्धक बेड़ों की तैनाती, अटैक परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती। बाल्टिक समंदर से ब्लैक सागर तक नाटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। नाटो देशों ने रूस की परमाणु धमकी के मद्देनजर समंदर से घातक प्रहार करने का प्लान बना लिया है। अगर रूस यूक्रेन से आगे बढ़ता है या फिर परमाणु हमला करता है तो नाटो देश समंदर में तैनात अपने घातक हथियारों से रूस पर वार करेंगे और इस तरह वर्ल्ड वॉर हो सकता है। रूस बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स बढ़ेगी, आसमान में जेट की संख्या बढ़ेगा। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। अगर रूस यूक्रेन की पश्चिमी सीमा को लांघता है तो नाटो का ये एक्शन प्लान तैयार है। बाइडेन की अगुवाई में नाटो देशों ने रूस बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आसमान में फाइटर प्लेन की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है और पुतिन की सेना यूक्रेन से आगे न बढ़ पाए इसके लिए बैटल ग्रुप भी तैनात कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यूरोप को पुतिन के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका और नाटो देशों की सेना बढ़ा दी जाएगी।
I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains, with major increases to our forces in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea. The first step is the deployment of 4 new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन की इस बैठक से पुतिन का खून खौल रहा है। अगर अमेरिका और नाटो देशों की प्लानिंग और पुतिन की जिद से तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसकी तरफ होगा वो भी सुन लीजिए। विश्व युद्ध की स्थिति में रूस के साथ क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान होंगे और यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। युद्ध काल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का नाटो हेडक्वार्टर आना, एक दिन में 3 इमरजेंसी मीटिंग में बैक टू बैक हिस्सा लेना, ये रूस के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। आने वाले कुछ घंटों में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल सकते हैं। रूस बॉर्डर पर नाटो सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। इस तरह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी है। पोलैंड के वॉर्सा से गौरव सावंत के साथ राकेश पवार, कीव, आज तक। और पूरे विश्व में अगर चिंता की बात है तो यही है कि इधर रूस यूक्रेन भिड़े हुए हैं, लेकिन इसी बहाने से अन्य मुल्क और उनके जो स्टैंड है उसकी वजह से कहीं विश्व युद्ध की नौबत ना आ जाए। केमिकल हथियारों पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। केमिकल हथियारों को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी हालत में, किसी भी नौबत में केमिकल हथियार का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। रूस केमिकल हथियार इस्तेमाल करे तब भी हम केमिकल हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बड़ा बयान व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार की तरफ से दिया गया। पुतिन और बाइडेन के बीच टक्कर केमिकल हथियारों को लेकर भी चल रहा है। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन में रूस अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस का आरोप है कि यूरोपीय देशों में अमेरिका ने केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों की लैब बना रखी है। बाइडेन कह रहे हैं कि यह सच नहीं है। साथ ही अब बाइडेन का ताजा बयान यह भी आया है कि अगर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियार इस्तेमाल करता भी है, फिर भी अमेरिका केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस अब यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस पर पुतिन और बाइडेन के बीच तकड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि अमेरिका रूस पर और रूस अमेरिका पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार रखने के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में जैविक हथियारों की लैब बनाने का आरोप लगाया था। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया है। अब इस तरह से बाइडेन पुतिन के लिए कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. अब आपको बताते हैं कि जैविक हथियार कितने घातक और कितने विनाशकारी हैं। रासायनिक हथियारों की कई श्रेणियां हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे फोर्जीन होती है। ये इंसान के फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर हमला करती हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार नर्व एजेंट्स होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति के दिमाग और उसके शरीर के बीच संबंध पर हमला करते हैं। केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तब प्लाटिया की घेराबंदी के दौरान स्पार्टन सैनिकों ने शहर की दीवार के बाहर एक बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया और उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी थी। इससे नीली लपटें निकली और तीखी बदबू पैदा हुई। सल्फर जलाकर स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाई ऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्द ही प्लाटिया के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग गए। आधुनिक युग में केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इस विश्व युद्ध में घातक केमिकल गैस के इस्तेमाल से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे।
जर्मन सेना ने 1915 में बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था, जिससे कम से कम 5000 सैनिक मारे गए थे। यूएन के मुताबिक सोवियत संघ अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने और इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका इस्तेमाल काफी कम हुआ। आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन की जंग पर वॉर रूम से आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।